हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी, आदिकाल, भक्तिकाल व रीतिकाल संबंधी सभी प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं। इस समय हम लोग आधुनिक काल के प्रश्नों पर हैं और आधुनिक काल के प्रश्नों में भी हम 500 के ऊपर प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा प्रयास करते हैं कि अभ्यास के दौरान जो भी चीजें आपको याद कराई जा सकती हैं उन्हें याद भी कराया जाए। इसके लिए आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उससे आप पिछले सारे प्रश्न देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप हिंदी विषय से जुड़े हुए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी विषय से प्रश्न आते हैं, तो ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि मैम ये पुस्तक कहाँ मिलेगी, कितने की है, ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। मैं बहुत बार इसका उत्तर दे चुकी हूँ आप लोगों को, एक बार फिर बता देती हूँ कि ये अभ्यास के लिए ये पुस्तक है और ये पुस्तक किसी भी ऐसी दुकान पर मिल जाएगी, किसी भी ऐसी पुस्तक की दुकान पर जहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें मिलती हैं। कोई भी आपके आसपास ऐसी दुकान जरूर होगी जहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें मिलती होंगी, वहां से आप इस पुस्तक को ले सकते हैं। और ये पुस्तक अभ्यास के लिए है और इसके जो रुपए हैं, आप पूछते हैं कितने तक में मिलेगी, तो 500 से 600 के मध्य संभवतः मिलेगी। इससे ज्यादा या कम भी हो सकता है, अभी मुझे बिल्कुल सही इसका नहीं पता है कि कितने की मिलेगी। संभवतः इतने में आपको ये पुस्तक मिल जाएगी। तो अभी हम जहां तक प्रश्न देख चुके थे उसके आगे शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। हमने प्रश्न संख्या 529 तक देख लिया था, अभी हम प्रश्न संख्या 530 से शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। हमारा जो ये क्रम चल रहा है अभ्यास का, इसे शुरू करते हैं आज की क्लास में। फिर से आशा करती हूँ कि पिछले सारे प्रश्न जो आपने पढ़े हैं वो सभी प्रश्न आपके मस्तिष्क में होंगे और उन्हें ले करके साथ में हम शुरुआत करेंगे आगे के प्रश्नों को पढ़ने की। तो पहला प्रश्न है कि छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं। 4 विशेषताएं दी हैं, इनमें से कौन कौन सी छायावाद की विशेषताएं हो सकती हैं? विशेषण विपर्य, स्वच्छंद भावावेश, मूर्ति विधान और इतिवृत्तात्मकता। तो विशेषण विपर्य हो सकता है, स्वच्छंद भावावेश हो सकता है, मूर्ति विधान हो सकता है, इतिवृत्तात्मकता नहीं है। हम लोगों ने द्विवेदी युग की विशेषताएं पढ़ी थी, उसमें देखा था कि ये इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन जो काव्य है उसकी प्रमुख विशेषता है, इसलिए ये जो चौथा विकल्प है ये नहीं होगा। पहला, दूसरा और तीसरा हो सकते हैं, इसलिए विकल्प ए सही होगा क्योंकि इसमें पहला, दूसरा और तीसरा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उसके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? हमने जब परिवर्तन कविता के कुछ अंश देखे थे और परिवर्तन कविता के विषय में पढ़ा था, तब हमने याद किया था कि परिवर्तन पल्लव से ली गई है। पल्लव उनका वही काव्य संग्रह है जिसे छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है। इसे हमने इस तरह से याद किया था कि पल्लव का मतलब होता है पत्ता, तो पत्ते पर घोषणा पत्र लिखा गया था और पत्ते को आपको पल्लव याद रखना है। इस तरह से हमने पल्लव याद रखा था कि ये घोषणा पत्र है छायावाद का, या घोषणा पत्र कहा जाता है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है पल्लव को कहा जाता है और पल्लव में ही परिवर्तन कविता संकलित है। परिवर्तन कविता की जो आरंभिक कुछ पंक्तियां हैं कि अहे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन,
विश्व का करुण विवर्तन, तुम्हारा ही नयनोन्मीलन, निखिल उत्थान पतन, अहे वासुकी सहस्त्रफन। ये बहुत महत्वपूर्ण कविता है, इससे बहुत बार अंश दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है ये कहाँ से ली गई है या ये पंक्तियां किसकी हैं। तो परिवर्तन कविता आपको एक बार अवश्य पढ़नी चाहिए और बहुत अच्छी कविता है। इसमें कवि ने परिवर्तन के दोनों पक्षों का, यानी शुभ और अशुभ, यानी अच्छा और खराब, रौद्र व सुखद, दोनों जो पक्ष हैं उनको दिखाया है। बहुत सुंदर कविता है। इसे समालोचकों ने ग्रैंड महाकाव्य भी कहा है, परिवर्तन कविता को। तो ये किसमें संकलित है? पल्लव में संकलित है। ध्यान रखिएगा, प से परिवर्तन और प से पल्लव। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं, सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके काव्य संकलन पल्लव में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई और पल्लव में उच्छ्वास, आंसू, परिवर्तन और बादल आदि रचनाएं संकलित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? तो अगर आप लोग निरंतर क्लास ले रहे हैं और पिछले प्रश्न बराबर देख रहे हैं तो ये बिल्कुल आपको रटा हुआ होगा, क्योंकि राम की शक्ति पूजा को हम विस्तृत रूप से समझ चुके हैं, उसका आशय समझा था हमने। तो ये कहाँ से ली गई है, इसका जो उपजीव्य है वो निराला ने कृतिवास रामायण, जो कि बंगला रामायण है, उसे बनाया था। विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प है वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस या विष्णु पुराण। तो न वाल्मीकि रामायण है, न रामचरितमानस है, न विष्णु पुराण है। ये कृतिवास रामायण से उन्होंने लिया था। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर बांग्ला ग्रंथ कृतिवास रामायण का सर्वाधिक प्रभाव है। राम की शक्ति पूजा कविता अनामिका काव्य संग्रह में संकलित है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि राम की शक्ति पूजा अनामिका के द्वितीय संस्करण में संकलित है। अनामिका का जो प्रथम संस्करण आया था वो 1923 ईस्वी में आया था और जो द्वितीय संस्करण है वो 1938 ईस्वी में आया था। तो ध्यान रखिएगा कि ये द्वितीय संस्करण में संकलित है राम की शक्ति पूजा। और इसका जो कथा का आधार है वो कहाँ से लिया है? निराला जी ने कृतिवास रामायण से लिया है। विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं, हिंदी में उसे क्या कहते हैं? प्रयोगवाद, छायावाद, प्रगतिवाद या प्रतीकवाद। तो विकल्प सी बिल्कुल सही होगा, छायावाद। अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं, हिंदी में उसे ही छायावाद कहते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी के कालखंड को छायावाद के नाम से जाना जाता है। इसको छायावाद की संज्ञा मुकुटधर पांडे ने प्रदान की। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा को छायावाद के 4 स्तंभ कहा जाता है। हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसे कहा जाता है और 4 स्तंभ कौन है, लघुत्रयी कौन है, वृहत्त्रयी कौन है। तो जब भी ये प्रश्न आपके सामने आया, मैं बार बार कहती हूँ कि जब कोई प्रश्न आपके सामने आता है तो कोई भी बात यदि प्रश्न में कही गई है या वो 4 विकल्प जो आप देख रहे हैं उससे संबंधित जो भी तथ्य आपको पता है, जो भी बातें आपको पता हैं, उन्हें तुरंत मस्तिष्क में दोहराना है आपको। तो आप तुरंत ध्यान कर लीजिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसे कहा जाता है, तो प्रसाद, पंत व निराला को। इसी तरह से लघुत्रयी में कौन कौन आता है, वृहत्त्रयी में कौन कौन आता है, और 4 स्तंभ में प्रसाद, पंत, निराला व महादेवी वर्मा जी का नाम आता है। अगला प्रश्न है कि पंत जी की ग्राम्याकृति का संबंध किससे है? ग्रामीण परिवेश से, कल्पना लोक से, प्रगतिवादी दृष्टि से या नई कविता से? तो ग्रामीण परिवेश से है। विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। पंत जी की ग्राम्याकृति का संबंध ग्रामीण परिवेश से है। ग्राम्याकृति पंत जी की मुक्तक कविता है। पंत जी की अन्य रचनाएं वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, लोकायतन आदि हैं, जिसमें लोकायतन गांधी जी के चरित्र को लेकर लिखा गया महाकाव्य है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है कि कामायनी की श्रद्धा जो है वो किसका प्रतीक है? अब जैसे ही देखिए कामायनी शब्द आपके सामने आता है तो कामायनी से जुड़े हुए कितने तथ्य आपको पता है? सबसे पहला प्रश्न तो ये कि कामायनी किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद जी की। कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। कामायनी में कौन सा दर्शन है और कामायनी के 15 सर्गों का क्रम क्या है?
चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ये क्रम है कामायनी के 15 सर्गों का। कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा जाता है। किसने कहा है? शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने कहा है। तो ये सारे जो तथ्य हैं, सारी जो बातें हैं, ये कामायनी से संबंधित है। और जैसे ही कामायनी नाम आपके सामने आता है, ये सारे जो तथ्य हैं आप तुरंत इन्हें मस्तिष्क में दोहरा लीजिए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जो भी क्रम बोला जाता है उसे बार बार ध्यान से सुनिए। मैं इतने बार बोल चुकी हूं कि अगर आप इसे ध्यान से सुन रहे हैं तो अभी तक आपको रट गया होगा। अभ्यास का मतलब ही होता है कि किस चीज को आप कितने बार दोहरा सकते हैं। इतने बार दोहराइए कि अगर आपसे कोई नींद में भी पूछे कि कामायनी के सर्गों के नाम बताओ तो आप उसे तुरंत सुना दें। इतना अभ्यास हो जाना चाहिए परीक्षा आते आते। तो इस तरह से हमें अभ्यास करना है। तो यहाँ पे प्रश्न था कि श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो श्रद्धा जो है वो हृदय का प्रतीक है। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प है बुद्धि, मन व आनंद। इनके मुख्य पात्र हैं मनु, श्रद्धा, ईड़ा व मानव, जिसमें मनु मन का प्रतीक, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक, मानव कुमार का प्रतीक, कामायनी का दर्शन समरसतावाद या आनंदवाद है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कामायनी का दर्शन क्या है और इसका जो प्रमुख छंद है वो ताटंक छंद है और इसका अंगी रस शांत रस है। आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि छायावाद का उपनिषद किसको कहा जाता है? तो कामायनी को कहा जाता है। किसने कहा है? तो शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न है कि साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ था? प्रसाद जी का, दिनकर का, निराला का या हरिऔध का? तो आपको अगर याद हो, आपको बताया था कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पहली कविता जूही की कली, उसे वे लेकर के जब प्रकाशित कराने के लिए गए तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने उसे ये कह करके कि ये अश्लील कविता है, उस पर अश्लीलता का आरोप लगाकर उसे वापस कर दिया था और प्रकाशन से ही मना कर दिया था। यानी आरंभ ही विरोध से हो रहा है। इनका व्यक्तित्व और कृतित्व ही ऐसा था, क्रांतिकारी स्वभाव का। तो निराला ने अपने जीवन में बहुत विरोध झेला है। आपको वो पंक्ति याद आ रही होगी, मुझे याद आ रही है राम की शक्ति पूजा की, जब वो हाथ बढ़ाते हैं और कमल वहां पर नहीं होता है राम जी, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं? धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध। तो ये विरोध किसके जीवन का है? ये निराला के ही जीवन का है। तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध निराला का हुआ। निराला जी एक कवि, उपन्यासकार और कहानीकार थे। उनका व्यक्तित्व अतिशय विद्रोही और क्रांतिकारी तत्वों से निर्मित हुआ है। उसके कारण वे एक ओर जहां अनेक क्रांतिकारी परिवर्तनों के सृष्टा हुए, वहीं दूसरी परंपराभ्यासी हिंदी काव्य प्रेमियों द्वारा अरसे तक सबसे गलत समझे गए। अगला प्रश्न है कि अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा? तो सुमित्रानंदन पंत जी अरविंद दर्शन से बहुत प्रभावित थे। जब हमने सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं देखी थी, हमने देखा था कि उन्हें 4 चरणों में विभाजित किया गया है। उसमें जो अंतिम चरण की जो रचनाएं हैं वे सभी अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं। तो विकल्प सी सही होगा, सुमित्रानंदन पंत। उनका संपूर्ण साहित्य सत्यम शिवम सुंदरम के आदर्शों से प्रभावित होते हुए भी समय के साथ निरंतर बदलता रहा है। जहां प्रारंभिक कविताओं में प्रकृति और सौंदर्य के रमणीय चित्र मिलते हैं, वहीं दूसरे चरण की कविताओं में छायावाद की सूक्ष्म कल्पनाओं व कोमल भावनाओं के और अंतिम चरण की कविताओं में प्रगतिवाद और विचारशीलता के उनकी सबसे बाद की रचनाएं अरविंद दर्शन और मानव कल्याण की भावनाओं से ओतप्रोत हैं। ये हमने अभी बताया आपको कि उनकी जो अंतिम रचनाएं हैं वे सभी अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं। अब इसके बाद देखिए कुछ पंक्तियां दी गई हैं। ये पंक्तियां किसकी हैं ये बताना है। पंक्तियां हैं कि तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं। ये पंक्ति किसकी है? निराला की, महादेवी वर्मा की, अज्ञे की या बच्चन की? तो ये महादेवी वर्मा जी की है। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। महादेवी वर्मा जी की एक कविता है दुविधा, जिसकी कुछ पंक्तियां इस तरह से हैं कि कह दे माँ अब क्या देखूं, देखूं खिलती कलियां या
प्यासे सूखे अधरों को तेरी चिर यौवन सुषमा या जर्जर जीवन देखूं। उसी से ये पंक्ति ली गई है कि तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं। तो विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। महादेवी वर्मा छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा रचित जो कविता संग्रह हैं वे निहार, रश्मि, नीरजा, शांत गीत, दीप शिखा, सप्तपर्णा, अग्निरेखा आदि हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? नरेंद्र शर्मा, बच्चन, राम कुमार वर्मा या अंचल? तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। राम कुमार वर्मा जी ये उत्तर छायावादी कवि नहीं है। अन्य जो नाम दिए गए हैं नरेंद्र शर्मा, बच्चन व अंचल, रामेश्वर शुक्ल, अंचल जी, ये सभी उत्तर छायावादी कवि हैं। राम कुमार वर्मा उत्तर छायावादी कवि नहीं है, ये छायावादी कवियों के अंतर्गत आते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, व्यंग्यकार और हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में सन 1963 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनके द्वारा रचित काव्य कृतियां हैं अंजलि, अभिशाप, निशीथ, जौहर आदि। अगला प्रश्न है जिसमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं और पूछा गया है इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है। तो ध्यान से देखिएगा, आप देखते ही समझ जाएंगे ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं। हम लोग चूंकि इस पर चर्चा कर चुके हैं, उनके बहुत प्रसिद्ध काव्य से ली गई हैं कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इस पंक्ति के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। और पंक्ति से आप समझ रहे होंगे कि विरह की बात हो रही है। ये उनके विरह काव्य जो कि स्मृति में लिखा गया विरह काव्य है आंसू, उससे ये पंक्तियां ली गई हैं। आपको दिखा देती हूँ। जयशंकर प्रसाद जी की ये जो कृति है आंसू, इसमें बिल्कुल आरंभिक जो छंद हैं उसमें ही आप देखेंगे, ये देखिए बिल्कुल आरंभिक पंक्तियां हैं कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घातें, कलकल ध्वनि से हैं कहती कुछ विस्मृत बीती बातें। विस्मृत यानी कि जो भूली हुई पुरानी बातें हैं। चूंकि ये स्मृति काव्य है, आपको बताया कि ये याद में लिखा गया है। एक वियोगी जो है वो अपने प्रिय की याद में लिख रहा है विरह में। आती है शून्य क्षितिज से, क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिल खाती सी, पगली सी देती फेरी। बहुत बहुत सुंदर काव्य है। आप लोगों को जब भी समय मिले या समय निकाल कर कहूंगी, इसे अवश्य पढ़िएगा एक बार। तो इसी की आरंभिक ये पंक्तियां हैं, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। ये पंक्तियां जयशंकर प्रसाद जी की हैं। आंसू गीत काव्य में इसे से ली गई हैं। और ये आंसू कब प्रकाशित हुआ था? तो 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका प्रकाशन वर्ष बहुत बार पूछा जाता है। प्रस्तुत पंक्तियां प्रसाद के मार्मिक भावों को व्यक्त करती हैं, जिसके द्वारा कवि अपने भाव को अपनी प्रीतमा के पास पहुंचाना चाहता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कानन कुसुम, झरना, दीप शिखा या कामायनी? तो दीप शिखा विकल्प बी सही होगा, क्योंकि ये जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं है। कानन कुसुम, झरना व कामायनी जयशंकर प्रसाद की कृतियां हैं। दीप शिखा जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं है, अपितु ये महादेवी वर्मा की कृति है। जबकि कानन कुसुम, झरना, आंसू लहर, कामायनी आदि रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तो हम लोग पढ़ते आए हैं, बहुत बार पढ़ा है, महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये निराला जी के लिए प्रयुक्त होता है। विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प है तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद व सूरदास। हिंदी साहित्य में महाप्राण शब्द छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए प्रयुक्त होता है। इनका एक नाम सूर्य कुमार भी था। इन्हें मुक्त छंद का प्रवर्तक कहा जाता है। और अब अगला प्रश्न है कि मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूं, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? महादेवी वर्मा जी की, सहजोबाई की, मीराबाई की या सुभद्रा कुमारी चौहान जी की?
तो ये जो पंक्तियां हैं ये महादेवी वर्मा जी की हैं। महादेवी वर्मा जी विरह को बहुत महत्व देती हैं और वे कहती हैं विरह महत्वपूर्ण अधिक है मिलन से, यानी विरह को ज्यादा महत्ता उन्होंने दी है कि विरह का मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूं। पंक्ति रचना महादेवी वर्मा जी की है। ये जो पंक्ति है ये इनकी कविता है। शलभ में श्राप मैं वर हूं, किसी का दीप निष्ठुर हूं, इस तरह से है। कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि शून्य मेरा जन्म था, अवसान है मुझको सवेरा, प्राण आकुल के लिए संगी मिला केवल अंधेरा, मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूं। महादेवी वर्मा जी की बहुत प्यारी और बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण पंक्तियां दी गई हैं। महादेवी वर्मा की ही एक महत्वपूर्ण पंक्ति है, मैं नीर भरी दुख की बदली। इसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसकी जो और भी महत्वपूर्ण पंक्ति है कि परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। आरंभिक ऐसे हैं कि विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। ये पंक्तियां भी बहुत बार पूछी जाती हैं। इन पंक्तियों को या कोई भी कविता है, गीत है, आप जितने बार पढ़ेंगे उतना ही आनंद आपको आएगा और वो कब याद हो जाएंगे ये भी आपको पता नहीं चलेगा। तो इन्हें तो पढ़ते ही रहना चाहिए। वैसे भी हमें प्रेरित करते हैं, उत्साहित रखते हैं। जयशंकर प्रसाद की पंक्ति बहुत सुंदर एक दी गई है कि दो पद्म पलाश चसक से दृग देते अनुराग विराग ढाल। आशा करती हूं कि आप समझ गए होंगे ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं। अब जो अगली पंक्ति है वे निराला की है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। ये सरोज स्मृति की पंक्तियां हैं, आपको याद आ रही होंगी। जब वे कहते हैं सरोज का, जब वे धना भाव के कारण इलाज नहीं करा पाते हैं तो जो उनके अंदर भाव है उसे व्यक्त करते हैं। धन्य में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित कर न सका, जाना तो अर्थाधनोपाय पर रहा सदा संकुचित का। इस तरह से कुछ पंक्तियां हैं। इसके बाद पंत जी की कुछ पंक्तियां दी गई हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। सुमित्रानंदन पंत जी की है। अगला प्रश्न है कि छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है। तो छायावादी युग का प्रवर्तक कहा जाता है जयशंकर प्रसाद जी को। अन्य नाम है सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये सभी छायावाद के स्तंभ हैं, लेकिन प्रवर्तक के रूप में जयशंकर प्रसाद जी को प्रवर्तक माना जाता है। छायावाद युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी हैं। झरना में सर्वप्रथम छायावादी प्रवृत्तियों का समावेश हुआ। झरना को ही छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहते हैं। जिस तरह से आपको अभी याद कराया था कि पल्लव जो है वो छायावाद का घोषणा पत्र है, ऐसे ही बिल्कुल रट लीजिए कि छायावाद की प्रयोगशाला किसे कहा जाता है, तो झरना को। इसे आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो प्रयोगशाला है वो झरने के पास है। जैसे ही आपको याद आए कि प्रयोगशाला जाना है तो प्रयोगशाला कहाँ है, झरने के पास है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किसे कहा जाता है, झरना को। और झरना कृति किसकी है, तो वो है जयशंकर प्रसाद जी की। प्रथम प्रभात प्रसाद की प्रथम छायावादी रचना है, जबकि मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया गया। मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित श्री शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 खंडों में एक लेख प्रकाशित कराया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा के निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा। तो पहला है निहार, फिर है दीप शिखा, फिर है नीरजा, फिर है रश्मि। निहार 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई, दीप शिखा 1942 में प्रकाशित हुई, नीरजा प्रकाशित हुई थी 1935 ईस्वी में और रश्मि प्रकाशित हुई थी 1932 ईस्वी में। तो इन चारों के आपको प्रकाशन वर्ष पता चल गए। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन्हें क्रम में लगाना है, उसके अनुसार विकल्प डी सही होगा, क्योंकि सबसे पहले निहार 1930 आएगा, रश्मि 1932, नीरजा 1935, दीप शिखा 1942। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से निराला की व्यंग परक कविता कौन सी है। तुलसीदास, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता या तोड़ती पत्थर। तो कुकुरमुत्ता विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, ये व्यंग परक कविता है।
जिसमें पूंजीवाद और जो सामंतवाद है उसको दिखाया गया है। जिसमें गुलाब होता है वो पूंजीवादी वर्ग को प्रदर्शित करता है, जिसकी एक पंक्ति है बहुत प्रसिद्ध भी है कि अबे सुन बे गुलाब पाई जो तूने खुशबू रंगो आब, इस तरह से है। और ये व्यंग परक कविता है, पूंजीवादी वर्ग जो है उसे व्यंग किया गया है। अगला प्रश्न है कि निराला की बादल राग कविता का संबंध है छायावादी सौंदर्य से, प्रगतिवादी चेतना से, प्रयोगवादी चेतना से या प्रकृति के सौंदर्य से। तो जो बादल राग कविता है उसका संबंध प्रकृति के सौंदर्य से है। विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं प्रकृति के विविध रूपों का कोमल से कठोर तक बोध कराती हैं, और जहां तक इनकी बादल राग कविता का प्रश्न है इसमें प्रकृति के सौंदर्य का रूप वर्णन है। अगला प्रश्न है कि पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? लोकायतन पर, पल्लव पर, चिदंबरा पर या ज्योत्सना पर? तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। चिदंबरा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। पंत जी को उनकी काव्य कृति चिदंबरा पर सन 1968 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। पंत जी छायावादी कवि हैं, इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। हमने इस पर चर्चा की थी कि इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि या सुकुमार राजकुमार, संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि इत्यादि कहा जाता है। पंत जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वे हैं ग्रंथ, वीणा, उच्छ्वास, पल्लव, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, मधुवन आदि। इसके बाद अगला प्रश्न है कि छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ? मुकुटधर पांडे, रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे या श्याम नारायण पांडे? तो मुकुटधर पांडे विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। द्विवेदी युग के कवि मुकुटधर पांडे प्रकृति के उपासक कवि हैं। इनके काव्य में भावात्मक आंतरिक संवेदना और रहस्यानुभूति के दर्शन होते हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार मुकुटधर पांडे के काव्य में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है। जब भी कोई परिवर्तन होता है, जब भी आप देखेंगे परिवर्तन एकदम से नहीं होता है। जब चीजें बदलती हैं तो धीरे धीरे बदलती हैं और फिर परिवर्तन एकदम से दिखाई देता है। कोई भी भाषा हो, आप भाषा के क्रम में ही देख लीजिए, या कोई भी है, आप में भी कोई परिवर्तन आएगा। मान लीजिए आप अभ्यास ही कर रहे हैं या कोई भी विषय को आपने पढ़ना आरंभ किया है, तो क्या आप एकदम से सीख जाएंगे? नहीं, धीरे धीरे आप सीखेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि वो स्पष्ट आपके व्यक्तित्व में दिखाई देने लगेगा। ऐसे ही जब युग परिवर्तित होता है, काल परिवर्तित होते हैं, तो परिवर्तन धीरे धीरे होता है और उस परिवर्तन के जो लक्षण होते हैं वो पहले से दिखाई देने लगते हैं। ऐसे ही जो द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार मुकुटधर पांडे हैं, इनके काव्य में छायावाद युग के लक्षण स्पष्ट आप देख सकते हैं। उसमें इनका जो छायावाद का पूर्वाभास है वो मिल जाता है। पूजा फूल और कानन कुसुम इनकी काव्य कृतियां हैं। छायावाद के पहले चरण के कवि मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी आदि, जिन्हें आचार्य शुक्ल सच्चे स्वच्छंदतावादी कहते थे, और दूसरे चरण में इसी काव्य प्रवृत्ति को प्रौढ़तम उत्कर्ष तक पहुंचाने वाले कवि प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा थे। इन्हें छायावाद का कवि माना जाने लगा। अब अगला प्रश्न है कि चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? छायावाद की, प्रयोगवाद की, प्रगतिवाद की या इनमें से कोई नहीं? तो विकल्प ए बिल्कुल सही होगा, छायावाद। छायावादी स्वानुभूति की प्रवृत्ति छायावादी कविताओं में ही देखने को मिलती है। छायावादी काव्य में प्रकृति का स्वतंत्र, सुंदर एवं सजीव चित्रण प्राप्त होता है। साथ ही साथ युगानुरूप वेदना की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। कवि ने अपनी इसी अनुभूति को चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक शैली में व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिए। कह रहा है कि आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो रहस्यवाद की भावना मिलती है छायावाद में। विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प है द्विवेदी युग, प्रगतिवाद व प्रयोगवाद। आपको याद होगा कि जब छायावाद की परिभाषाएं हम लोग देख रहे थे, विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई भिन्न भिन्न परिभाषा, क्योंकि इसमें अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है छायावाद की। जैसे नंद दुलारे वाजपेयी जी कहते हैं कि आध्यात्मिक छाया का भान,
जो है वो छायावाद है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा आत्मा की छाया परमात्मा में व परमात्मा की छाया आत्मा में पढ़ने को छायावाद का नाम देते हैं। महादेवी वर्मा प्रगति के बीच जीवन का उद्गीत कहती हैं। इसी तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया जो कथन है वो आपको एक बार याद दिला दूं, आपको याद भी कराया था कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों से समझना चाहिए। शुक्ल जी ने कहा था कि छायावाद शब्द का जो प्रयोग है वो हमें दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। और छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। ये पूरा जो कथन है इसलिए पढ़ा क्योंकि ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ये कथन किसका है, किसके विषय में कहा गया है, या छायावाद शब्द का दो अर्थों में प्रयोग किसने किया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो इनकी परिभाषा से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि छायावाद का जो अर्थ है वो रहस्यवाद के अर्थ से लिया जा सकता है। तो विकल्प बी, अगर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इस कथन को समझ गए हैं तो आप इस प्रश्न को बहुत आसानी से हल कर लेंगे। विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, छायावाद। आधुनिक काल की छायावादी काव्यधारा में रहस्यवाद की प्रवृत्ति प्रमुख रूप से दिखाई देती है। जब आप छायावाद पढ़ेंगे तो आपको उसमें रहस्यवाद मिलेगा भी। आप छायावाद की एक कवित्री महादेवी वर्मा जी को ही देख लीजिए, उनके काव्य में ही आपको रहस्यवाद मिल जाएगा। तो विकल्प बी इसके अनुसार बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि निराला का जन्म कहाँ हुआ था, तो निराला का जन्म हुआ था बंगाल में। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा व बिहार। निराला का जन्म सन 1899 ईस्वी में बंगाल के महिषादल राज्य के मेदिनीपुर ग्राम में हुआ था। निराला की खड़ी बोली की सबसे पहली रचना जूही की कली, जो कि 1916 में प्रकाशित हुई थी और जिसे पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रकाशित करने से मना कर दिया था, उस पर अश्लीलता का आरोप लगा करके। निराला की रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अड़िमा, कुकुरमुत्ता, बेला और नए पत्ते, अर्चना, आराधना आदि हैं। अगला प्रश्न है कि निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है। भिक्षुक, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा। तो ये सारी ही कविताएं हम पढ़ चुके हैं। कुकुरमुत्ता भी हम पढ़ चुके हैं, राम की शक्ति पूजा भी हम पढ़ चुके हैं, सरोज स्मृति भी पढ़ चुके हैं, भिक्षुक भी पढ़ चुके हैं। तो ये तीनों, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति, ये तीनों ही लंबी कविता है। भिक्षुक लंबी कविता नहीं है। आपको इसकी कुछ पंक्तियां याद होंगी कि वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर जाता, पेट पीठ दोनों मिलकर हो गए एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को। इस तरह से है भिक्षुक, ये छोटी कविता है। अन्य जो विकल्प हैं वह तीनों ही कविताएं लंबी कविता है। अगला प्रश्न है कि हृदय का मधुभार काव्य रचना है, किसकी है, शुक्ल जी की, पंत जी की, प्रसाद की या निराला की। तो विकल्प ए बिल्कुल सही होगा, शुक्ल जी की। हृदय का मधुभार, बुद्ध चरित, मनोहर छटा, आमंत्रण तथा प्रकृति बोध इत्यादि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख काव्य कृतियां हैं। उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, वप्रवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू लहर तथा कामायनी, ये जयशंकर प्रसाद जी की काव्य कृतियां हैं। वहीं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज तथा सांध्य काकली आदि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य कृतियां हैं। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगपथ, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन, चिदम्बरा, वीणा तथा सत्यकाम आदि प्रकृतिवादी सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत की काव्य कृतियां हैं। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, निराला या केशव दास। तो पंचवटी प्रसंग निराला की, ये निराला का काव्य है। हम लोग देख चुके हैं कि पंचवटी और पंचवटी प्रसंग एक सी रचनाएं हैं, लेकिन दोनों के जो रचयिता हैं वे अलग अलग हैं। पंचवटी रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की और पंचवटी प्रसंग है निराला जी की। ध्यान रखिएगा, इसमें आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जब पीछे प्रसंग लगा हुआ हो तो याद रखिएगा कि निराला जी की है और केवल पंचवटी मैथिली शरण गुप्त जी की। इसके अतिरिक्त अधिवास, भिक्षुक, विधवा, तुम और मैं आदि अन्य कविताएं भी परिमल काव्य ग्रंथ में संकलित हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि आकाश गंगा काव्य संग्रह है,
बालकृष्ण शर्मा नवीन का, भगवती चरण वर्मा का, राम कुमार वर्मा का या उदय शंकर भट्ट जी का? तो विकल्प सी बिल्कुल सही होगा, आकाश गंगा राम कुमार वर्मा जी का है। आकाश गंगा, रूप राशि, निशीथ तथा चित्ररेखा आदि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के काव्य संग्रह हैं। अपनी रचनाओं के माध्यम से डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने सर्ववादी चेतना को व्यक्त करने का प्रयास किया, जो प्रकृति के विभिन्न रूपों में मानवीकरण के रूप में लक्षित हुआ है और कहीं रहस्यवादी संकेतों के रूप में भी परिलक्षित होता है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वे हैं कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, हम विश्वाई जन्म के, विनोबा स्तवन, उर्मिला आदि बालकृष्ण शर्मा नवीन की काव्य रचनाएं हैं। मधुकर्ण, प्रेम संगीत, मानव तथा एक दिन आदि भगवती शरण वर्मा जी की काव्य रचनाएं हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सप्तपर्णा किसकी कृति है? निराला की, प्रसाद की, महादेवी वर्मा की या पंत की? तो विकल्प सी बिल्कुल सही होगा, सप्तपर्णा महादेवी वर्मा जी की कृति है। निहार, रश्मि, नीरजा, शांत गीत, यामा, दीप शिखा तथा सप्तपर्णा आदि आधुनिक युग की मीरा के नाम से प्रसिद्ध छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा की कृतियां हैं। वहीं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज तथा शांत काकली आदि छायावादी प्रमुख कवि महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य कृतियां हैं। उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बब्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर और कामायनी ये छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियां हैं। और उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूली, युगपथ, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन तथा चिदम्बरा आदि प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं, जिसमें से आंसू जो कि जयशंकर प्रसाद जी की कृति है, अभी हमने देखा था कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1925 ईस्वी है। कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1935 ईस्वी है। ये सब आपको याद रखना है, आंसू, लहर, कामायनी। वहीं झरना, झरना को क्या कहा जाता है, छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला। इसके बाद अगला प्रश्न है कि रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है? दिनकर की, धूमिल की, निराला की या मुक्तिबोध की? तो विकल्प सी बिल्कुल सही होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन्होंने मुक्त छंद में लिखा था, आपको बताया था कि इन्होंने मुक्त छंद का प्रवर्तन किया, इन्हें मुक्त छंद का प्रवर्तक कहा जाता है। छायावादी काव्य आंदोलन के अग्रणी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने हिंदी कविता की परंपरागत जो छंदबद्ध लीक थी उससे हट करके मुक्त छंद में कविता लिखी और इस मुक्त छंद को ही आलोचकों ने केचुआ छंद या रबर छंद की संज्ञा दी। जो वो मुक्त छंद में लिखते थे उसी को आलोचकों ने क्या कह दिया, केचुआ छंद या रबर छंद। निराला को हिंदी साहित्य में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है और निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि हिंदी का जातीय छंद किसे कहा जाता है, तो कवित्व को कहा जाता है। किसने कहा है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। आपको भी बताया था कि सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी ने सहा है तो वो निराला जी ने सहा है। तो इसी के क्रम में एक ये भी घटना है कि उनके द्वारा जो प्रयुक्त छंद है उसे क्या कहा गया, रबर छंद या केचुआ छंद। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में और बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया था, अर्थात जो पहले ब्रज भाषा में लिखी गई थी लेकिन बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया, तो वो कृति थी प्रेम पथिक। विकल्प ए सही होगा। अन्य विकल्प है कानन कुसुम, झरना व आंसू। आधुनिक हिंदी साहित्य के छायावादी काव्यांदोलन के अग्रणी कवि तथा प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद ने प्रेम पथिक, जो कि 1914 में प्रकाशित हुई थी, नामक काव्य की रचना ब्रज भाषा में की थी और प्रसाद ने प्रेम पथिक को बाद में खड़ी बोली में परिवर्तित करके प्रस्तुत किया। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि प्रेम पथिक ब्रज में थी कि जो प्रेम का पथिक था वो कहाँ जा रहा था, ब्रज जा रहा था। प्रेम का पथिक कहाँ जा रहा था, ब्रज जा रहा था। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि प्रेम पथिक ब्रज भाषा की रचना थी पहले, जिसे बाद में उन्होंने खड़ी बोली में प्रकाशित किया। कानन कुसुम, झरना, आंसू में रचित काव्य संग्रहों के बाद के संस्करणों में जयशंकर प्रसाद ने कुछ अन्य कविताएं जोड़ी। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अन्य प्रमुख रचनाएं हैं उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बब्रुवाहन, महाराणा का महत्व, चित्राधार, लहर तथा कामायनी आदि। इसके बाद निराला की जूही की कली उदाहरण है
मात्रिक छंद का, वर्णित छंद का, मुक्त छंद का, या इनमें से कोई नहीं? तो विकल्प सी बिल्कुल सही होगा, मुक्त छंद का। इनकी जो जूही की कली है वो मुक्त छंद में लिखी गई है। छायावादी काव्यांदोलन के प्रमुख स्तंभ महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित जूही की कली मुक्त छंद में है। काव्य में मुक्त छंद का प्रयोग हिंदी साहित्य में निराला की मौलिक एवं नवीन अभिव्यक्ति थी। अभी तक मुक्त छंद का प्रयोग किसी ने नहीं किया था, सबसे पहले किसने किया? निराला जी ने। इसलिए ये नितांत मौलिक और नवीन अभिव्यक्ति थी, जिसका उनके समकालीन साहित्यकारों ने प्रबल विरोध किया। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे ना कि उन्होंने बहुत विरोध सहा, तो इस क्षेत्र में भी सहा, और उनके छंद को क्या कहा गया? रबड़ छंद या केचुआ छंद कहा गया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो अन्य कविताएं हैं वे हैं सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, रेखा, तोड़ती पत्थर, सच है, अधिवास, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग तथा प्रेयसी आदि। जूही की कली निराला की प्रथम कविता है तथा पत्रोत्कंठित जीवन काव्य बुझा हुआ है, ये इनकी अंतिम कविता है। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इनकी पहली और अंतिम कविता। तो पहली कविता तो आप चूंकि बहुत बार सुन चुके हैं कि इसे वे प्रकाशित कराने के लिए ले गए थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के पास, उन्होंने मना कर दिया था, वापस कर दिया था, तो वो जूही की कली थी। और जो अंतिम है वो है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। अगला प्रश्न है कि छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? विदग्धता का, चारुता का, अभिव्यंजना का, या चमत्कार का? तो विकल्प बी सही होगा, अभिव्यंजना का। छायावादी कविता वक्रता के वैभव से युक्त है। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं जैसे कामायनी तथा आंसू में अभिव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है। अगला प्रश्न है, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया है? तो ये विरोध किया है महादेवी वर्मा जी ने, विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सुमित्रानंदन पंत व अज्ञे। तो केवल सूक्ष्मतम सौंदर्य सत्ता का राग, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहा है महादेवी वर्मा जी ने और विरोध किया है। अगला है, प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम लगाना है। लहर, आंसू, उर्वशी व झरना, ये 4 रचनाएं दी गई हैं, तो इसके अनुसार विकल्प सी सही होगा। सबसे पहले उर्वशी आएगी, उसके बाद झरना, उसके बाद आंसू और उसके बाद लहर। इनका जो नीचे क्रम दिया गया है इसे एक बार देख लीजिए। उर्वशी 1909 में प्रकाशित हुई, वन मिलन भी 1909 में, प्रेम राज्य भी 1909 में, शोकोक्षवास जो है ये 1910 में, अयोध्या का उद्धार 1910 में, वब्रुवाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1914, महाराणा का महत्व 1914, चित्राधार 1918 व झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933 व कामायनी 1935 आदि हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सुमित्रानंदन पंत के निम्नलिखित काव्य संग्रहों को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित करना है। रचनाएं कौन कौन सी हैं? पल्लव, वीणा, गुंजन व स्वर्ण किरण। तो इसे एक बार देख लेते हैं। पल्लव कब प्रकाशित हुई? पल्लव चूंकि बहुत महत्वपूर्ण कृति भी है, इसे छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है, 1928 में प्रकाशित हुई। वीणा प्रकाशित हुई 1927 में, यह छायावादी रचना है। गुंजन प्रकाशित हुई 1932 में, ये पंत जी की छायावाद की अंतिम रचना है और प्रथम रचना उच्छ्वास है। स्वर्ण किरण 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुई, यह अंतःचेतनावादी रचना मानी जाती है और यह अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना है। सुमित्रानंदन पंत जी की हमने रचनाएं देखी थी कि 4 चरणों में विभाजित हैं, जिसमें छायावादी अलग है, अंतःचेतनावादी अलग है। उसी क्रम में जो स्वर्ण किरण है वो अंतःचेतनावादी रचना है। तो इस तरह से ये सारे जो प्रकाशन वर्ष हैं इनसे सुमेलित करना है। इसके अनुसार विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। तो आज के लिए हम लोग इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। अगली क्लास में हम इसके आगे के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।